नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। हरियाणा में अब महापुरुषों के नाम पर भी सियासत तेज होने लगी है। फरीदाबाद में आयोजित होने वाली महिर भोज कार्यक्रम पे राजनीति शुरू हो गई है। ये कार्यक्रम 8 अगस्त को होना है। वहीं क्षत्रिय समाज फरीदाबाद द्वारा क्षत्रिय सम्राट महिर भोज प्रतिहार और दिल्ली संस्थापक महाराजा अनंगपाल तोमर के क्षत्रिय होने के प्रमाण पर विस्तृत जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता की गई। बता दें कि भारत के यशस्वी सम्राट रहे महिर भोज को गुर्जर समुदाय अपना पूर्वज मानते हैं। गुर्जर समुदाय के लोग ही इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज फरीदाबाद और महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद रहे। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिस प्रकार से कल भारतीय सेना में राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट के ऊपर टिप्पणी की गई, ऐसे टिप्पणी करने वालों के ऊपर तुरंत एफआईआर हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। देश के गौरव के साथ, देश की सेना के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग देशभक्त नहीं हो सकते, वो देशद्रोही हैं। हम लोगों ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर द्वितीय के बारे में जानकारियां आप सब मित्रों को दी हैं। हमारा सीधा सीधा एक कहना है कि जो भूमाफिया लोग हैं, जो शीशपाल बढ़ाना है और उसके पीछे कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं अवतार बढ़ाना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वो और उनके परिवार के लोग वहाँ पर ज़मीनों पे जिस प्रकार से उन्होंने फरीदाबाद के अंदर रहने को अनेक जगह ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। एएसआई की ज़मीनों पर प्लॉट काटना चाहते हैं, भारत सरकार की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहते हैं और वहाँ पर हमारे महापुरुष सम्राट अनंगपाल सिंह तोमर की प्रतिमा को लगाकर एक उसका भी कद छोटा करके, जिसका एक विराट स्वरूप, उसको छोटा करके वो वहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी नीयत में खोट है। वो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर जातीय विष घोला जाए, क्योंकि इन लोगों की जो मानसिकता है वो राजनीति में नहीं है। जी, वो तो ये कह रहे हैं हमने मूर्ति लगा दी है, 8 तारीख को तो लंगर है बस। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कौन क्या करेगा प्रशासन देखेगा। लंगर कौन कौन कहाँ का करता है, कैसा करता है। लंगर कराने से अगर मूर्ति स्थापित होती तो पता नहीं कौन कौन अब तक लंगर कराकर अपनी मूर्ति स्थापित कर चुका होता। महापुरुषों का नाम, उनकी जाति को बदलना गुनाह है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। शहीदों के सम्मान में भाजपा के तिगांव से विधायक राजेश नागर ने भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 84 पाल के ऐतिहासिक गांव तिगांव में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। विधायक राजेश नागर ने सबसे पहले गांव में स्थित जीतगढ़ शहीद स्मारक पर माल्यार्पण की। इसके बाद राजेश नागर ने हजारों कार्यकर्ताओं को लेकर पूरे गाँव में करीब 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। विधायक राजेश नागर ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा देश के ऊपर न्यौछावर हुए वीर जवानों की याद में है और उनके सम्मान के लिए निकाली गई है, जिसमें क्षेत्र की 36 बिरादरी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। विधायक ने बताया कि तिगांव विधानसभा में जीतगढ़ शहीद स्मारक पर ऐतिहासिक स्मारक है, यहाँ पर शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया है, इसलिए तिरंगा यात्रा की शुरुआत जीतगढ़ शहीद स्मारक से शहीदों के सम्मान में तिरंगा हाथ में लेकर पैदल यात्रा निकाली गई है। विधायक ने बताया कि जिन शहीदों की कुर्बानी से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। हमारे शहीदों का सम्मान के लिए हमने एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो हमारे शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। और ये एक हमारा तिगांव का एक ऐतिहासिक जीतगढ़ है, जिसमें 185 हमारे शहीदों ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसमें से हमारे 37 शहीद हुए थे और उसमें जो हमारा उसकी याद में हमने एक जीतगढ़ बनाया है और उसी के लिए आज हमने एक यात्रा निकाली है। और यहाँ से हम यात्रा निकालकर पूरे गांव में तिरंगे के साथ जाकर यहाँ पर आकर उसको समाप्त। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय में जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के मुताबिक वह सरकार के उपेक्षित रवैये और अधिकारियों के शोषण से परेशान है। दिखाई दे रहा है नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 12 का है, जहां आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के मुताबिक सरकार उन्हें उपेक्षित कर रही है, वहीं अधिकारी उनका शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे बिना पगार के काम न कराया जाए। आरोप है कि जनगणना, पल्स पोलियो अभियान, कोरोना सर्वे, आयुष्मान कार्ड सर्वे और अन्य सर्वे काम बिना किसी पगार के कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों का आरोप है कि 5वीं और 10वीं पास
आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड कर काम करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि ये काम ऑफिस क्लर्क का है। उनका कहना है कि वो ऐप डाउनलोड कर उस पर काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इससे मुक्ति दिलाई जाए। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और उनके समाधान की मांग की है। हम सर हमें ऑनलाइन काम दिया जाए। ऑनलाइन काम हमारी बहनें आदि तो ऐसी हैं कि उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं है क्या चीज़ है ऑनलाइन, और आधी बहनें जो पुरानी पहले की पढ़ी लिखी हैं, कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई इतनी है, तो उनको ऑनलाइन का मतलब भी नहीं पता, कैसे काम करेंगी वो। सबसे मेन मुद्दा तो ये है, उनको ये नहीं पता। और हमारे रिटायरमेंट के कोई पैसा हो, रिटायरमेंट का कोई पैसा नहीं दिया, हमारे रिटायरमेंट का पैसा दिया जाए। और अभी हमारे कोरोना काल में हमारी ड्यूटी लगाई थी सब बहनों की, उसमें काफ़ी बहनें खत्म हो चुकी, उनको 50 लाख रुपये दिया जाए और सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। हमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये हमारा कि हमारा सरकारी कर्मचारी घोषित करें। हम 2018 में धरना दिया था, उसमें हमारे ऑनलाइन काम करना है, जिसमें हमारी बहनों के पास न तो कोई संसाधन है जिससे कि हम कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारी बहनें हैं वो 10वीं पढ़ी हुई है, उनको ऑनलाइन कार्य करना नहीं आता है। ये सबसे मेन मुद्दा है हमारा। और उससे ऊपर ये है कि भाई जो हम काम नहीं कर रहे हैं तो विभाग द्वारा हमें धमकी दी जा रही है कि तुम्हारी सैलरी रोक दी जाएगी, जबकि सरकार हमें 11,000 रुपये मानदेय देती है और जो ये ऑनलाइन काम करा रही है उसको हमारे मानदेय से जोड़ रही है ऑनलाइन कार्य को, क्योंकि हमारा क्षेत्र स्लिम एरिया होता है, वहाँ पे नेटवर्क की भी दिक्कत रहती है। जब नेटवर्क नहीं आएगा तो काम कैसे होगा, जब काम नहीं होगा तो हमारी अटेंडेंस कैसे लगेगी। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि ये ऑनलाइन कार्य बंद किया जाए। जो हम रजिस्टरों में कार्य पहले से करते आ रहे हैं, 40, 50, 60 साल हो गए बहनों को कार्य करते हुए, वो कार्य हम करेंगे। सरकार कहती है कि आपको ऑनलाइन कार्य भी करना पड़ेगा और जो 14 रजिस्टर है वो भी पूरे करने पड़ेंगे। अब हम कहाँ से इतना कार्य करें सर? इसको लेकर आज आप ज्ञापन दे रहे हैं? इसके लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि 2 सरकारी कर्मचारी का हमें दर्जा दिया जाए। तीसरी मांग ये है कि सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले सभी के सामने ये घोषणा की थी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको 1500 रुपये और जो सहायिका है उनके 750 रुपये बढ़ाए जाएंगे। बात करेंगे पलवल की। पलवल में 10वीं कक्षा की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर नेशनल हाईवे स्थित ओयो होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर आरोपी द्वारा छात्र व उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी गई है। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पलवल शहर थाना प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि शहर के एक मोहल्ला निवासी 10वीं कक्षा की 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने पुलिस को बताया कि देर रात उसके पास धतीर गांव निवासी टिंकू डागर का फोन आया और उसने मिलने के लिए घर से बाहर बुलाया। पीड़िता ने जब घर से बाहर आने के लिए मना किया तो आरोपी युवक ने उसे उसके मम्मी पापा को जान से मारने की धमकी दी, जिससे डरकर पीड़िता बिना परिजनों को कुछ बोले घर से बाहर गई तो टिंकू डागर बाइक लेकर खड़ा हुआ था और उसे बाइक पर बैठाकर नेशनल हाईवे पर स्थित ओयो होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी पीड़िता को रात के समय आगरा चौक पर छोड़कर और जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने आगरा चौक पर एक व्यक्ति से फोन लेकर आप बीती अपने परिजनों को बताई तो उसका भाई आया और उसे घर ले गया। पीड़िता ने घर जाकर अपनी मम्मी को अपनी आप बीती बताई और पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366A, 376, 506 और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी कहीं बाहर भागने की फिराक में था, जिसके समय रहते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ये छात्रा है, उम्र 15 साल है जी और यहाँ पलवल की रहने वाली है। उसने बताया थाने में अपने माता पिता के साथ आके, मेरे साथ रात ने टिंकू नाम का लड़का है, धतीर गांव का रहने वाला है, वो आया मेरे घर। उसने मुझे फ़ोन पे धमकी दी, या तो घर से बाहर आ जा, मैं तेरे माता पिता को तुझे मार दूंगा। तो मैं डर की वजह से बाहर आ गया और मुझे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया किसी होटल में। मेरे साथ उसने रेप किया और रात को फिर मुझे घर छोड़ गया। मैंने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई। माता पिता उसको लेके सुबह थाने में 5 बजे आए तो हमने उसकी तुरंत दरखास्त ली और उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई करने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मेडिकल वगैरह जो
करा दिया। बल्कि होटल हसनपुर थाना इलाका स्थित गांव घसेड़ा स्थित एक भेड़ रखने वाले व्यक्ति के पूरी परिवार को नशीला पदार्थ सुंघाकर परिवार के सदस्यों को बेहोश होने के बाद चोर घर से लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण पर जरूरी सामान की चोरी कर ले गए। बेहोश परिवार के सदस्यों को पड़ोसियों ने अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उनका बेहोशी की हालत में ही इलाज चल रहा है। अभी तक परिवार के सदस्य बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं। हसनपुर थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि गांव घसेड़ा निवासी गरीब गांव में भेड़ रखता है। मंगलवार को उसके घर बाइक पर सवार होकर 2 युवक भेड़ का दूध लेने आए। उक्त युवकों ने दूध लेने के बाद पीड़ित के परिवार के हर सदस्य को कोई नशीला पदार्थ सुंघा दिया। कह रहे थे कि पेप्सी मंगाए, उन्होंने पेप्सी मंगा ली थी। आपने पी ली थी, उन्होंने हमने पी ली थी, और उसमें मिला के हम बेहोश हो चुके थे। और फिर शाम सीख और सब सामान लेके लूट के लेके भाग गए। तो अब कौन कौन बेहोश पड़े हुए हैं? एक मेरे पापा, एक मम्मी। मुझको तो होश आ गया था, पापा मम्मी को नहीं आया। अभी नहीं आया, अभी होश नहीं आया। नहीं आया। सब सामान को चुरा के ले गए? सामान ले गया आपका? क्या सब सामान को चुरा के ले गए घर से? यस सर। सब ले गए? यस। आपकी मम्मी के गहने वगैरह सारे? यस। मम्मी की चीज वस्तु भी ले गए थे, सोने चांदी की? यस। पैसा वगैरह भी ले गए? क्या आदमी थे वो और किस समय आए थे? वो 8 बजे सीख आए थे। 2 आदमी थे। 2 आदमी किस आए थे? 2 तो कोई 2 बंदे आए जनाब शाम को मोटरसाइकिल से, और उनने इनसे दूध मांगा। इनने 2 लीटर की बोतल में इनको दूध दे दिया। उससे बाद में फिर इनको पेप्सी मंगाई है। आपने इनके लड़का पे पैसे दे के पेप्सी मंगाई है। उन्होंने मंगाई अपनी तरफ से, फिर इनको पेप्सी पिलाई है। और उससे बाद में जनाब 1 घंटा आध घंटा बाद में ये बेहोश हो गए। तो जो इनके पास कैश था 1.5 लाख रुपया किसी को देने थे इसको, वो इसने ला के धर रखे थे। और जनानी के नार में से हंसली, झुमकियाँ कानों में, नाक की लौंग है, पाँवों में पजेब और जो चुटकी उटकी सब कुछ उठा लिया जनाब। तो घर में भी सामान कुछ चुरा के ले गए? सामान था जनाब, सिंदूक खाली पड़ी हुई है, खड़ी हुई है खुली, उसके कपड़े नीचे पड़े, बाकी के सब उसमें से ले गए। तो अभी तक होश नहीं आया? नहीं, अभी जनाब कोई होश नहीं है। लड़का को कभी आ जाता कभी नहीं आता। दोनों बेहोश? दोनों बेहोश पड़े। हाँ जी। तो क्या इस बार? मैंने सुबह 7 बजे फोन पुलिस पे किया था। चोरी की वीटी आई 112 पे, तो उनको सुंघा कर कुछ उसके मकान में जो रखा बक्सा था उसको खंगाल के ले गए। फिर उनको हमने एडमिट करवाया। अभी वो इतने होश हवास में नहीं है कि वो अपने बयान दे दें। बयान देने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। जैसे ही बयान देंगे तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदमी जो है शाम को भेड़ का दूध लेने के लिए आए थे, मगर वो उन्हें जानते नहीं थे। वो पहली बार भेड़ का दूध लेने के लिए आए थे। उस बारे में भी हम CCTV फुटेज देख रहे हैं, इधर कोराली गाँव और BVM स्कूल की। जैसे ही उनका कोई सुराग लगेगा तो उन्हें भी धरपकड़ करके जल्दी गिरफ्तार। तो पड़ोसी तो 2 ही लोग बता रहे हैं जिनको बेहोश किया है। क्या उन्हें सुंघाया है, क्या उन्हें पिलाने में दिया है, ये अभी जो है उनका सैंपल हम भिजवाएंगे। जब बात करेंगे अगली खबर की। बरसात के मौसम में मच्छरों का भी प्रकोप रहता है। डेंगू और मलेरिया के फैलाव का भी अधिक डर बना रहता है। इसलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बार-बार जारी कर कूलर और आसपास मच्छर नहीं पनपने देने की हिदायत जारी कर रहा है, मगर कोई सरकारी अधिकारी ही इस दिशा में लापरवाही बरत रहे हैं। 2 अधिकारियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। जब आस्था कुंज का निरीक्षण करने पहुंचे DC ने वृद्धाश्रम में व्यवस्था का जायजा लिया। वहां रह रहे बुजुर्ग से उनका हालचाल पूछा। इस दौरान उन्होंने कूलर की जांच की तो उसमें मच्छर मिले। इस पर DC ने इंचार्ज के साथ ही जिले समाज कल्याण अधिकारी को भी फटकार लगाई। उन्होंने इंचार्ज को सख्त निर्देश दिया कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। व्यवस्था के मौसम के मद्देनजर कूलर इत्यादि की अच्छे से सफाई की जाए ताकि मच्छर ना पैदा हो पाए। DC ने मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी को चालान करने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1100 रुपए का चालान भी किया गया। कहना चाहता हूँ कि एक तो अपने कूलर तो अब कूलर की ज़रूरत नहीं है, तो कम से कम सबका पानी ख़त्म कर दीजिए और पानी निकाल दीजिए। वह जो घास है पुरानी उसको आप डिस्पोज ऑफ कर दीजिए प्रॉपर वे से। और जल भराव जहाँ भी आपके घर में है उसको ना रखें, उसमें मिट्टी डाल दें ताकि आसपास पानी ना इकट्ठा हो। और टंकियाँ बिल्कुल साफ़ रखें। और हमारा संडे को वो बनता ही है
जिसमें आपको टंकियाँ व कूलर वगैरह साफ़ करने होते हैं, वो करें प्लीज़, ताकि मलेरिया ना फैले। वृद्धाश्रम में, आस्था कुंज में जो वृद्धाश्रम है, उसमें डीसी साहब का निरीक्षण था। उसमें वृद्धाश्रम में कूलर था, उसमें पानी भी था व लार्वा भी था। उसके लिए हमारी साइड से एक चालान कट गया है जो कि 1100 रुपये का था, और उनको हिदायत दे दी गई कि आगे पानी ना खड़ा रखे, कूलर सफाई रखे। ये मतलब कि जैसा कि आप जानते ही हैं, ये हर एक आदमी के लिए है कि अपने आसपास व घर के अंदर टंकियों में कोई टायर जो पुराने पड़े हों, वह जो घास है कूलरों की, उसको अपने डिस्पोज ऑफ कीजिए। करेंगे अगली खबर की। नारकोटिक्स विभाग गुड़गांव की टीम ने मेवात से गांजा लेकर आ रहे 2 युवक को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। युवकों के पास से पुलिस की टीम ने 30 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2.5 लाख से अधिक बताई जा रही है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि ये मेवात से सस्ते दाम पर गांजा लाकर एनसीआर के एरिया में महंगे दामों पर बेचते थे। करीब 6 महीने से वह इस कार्य में संलिप्त है। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नारकोटिक्स विभाग गुड़गांव के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से खास सूचना उन्हें मिली कि 2 युवक अपनी बाइक पर मेवात क्षेत्र से गुड़गांव की तरफ गांजा लेकर आ रहे हैं। इतना मिलने पर अम्बेडकर चौक पर पुलिस ने गश्त तैनात की व जब बाइक सवार अम्बेडकर चौक पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर वह वहां से भागने लगे। पुलिस की टीम ने दोनों को ही मौके पर दबोच लिया। उनके पास से 30 किलो गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही आरोपी की पहचान गांव धुनेला निवासी जुबेर व अनिल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नशा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मामला था पूरा हमारी टीम है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट यूनिट गुड़गांव जी। हमारी टीम को सूचना मिली कि धुनेला गांव के 2 व्यक्ति हैं, अनिल और दूसरे का नाम है जुबेर जी, जो गांजे का काम करते हैं जी, और आज मेवात से गांजा लेकर धुनेला की तरफ आएंगे जी। तो हमारे इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और हम अम्बेडकर चौक में खड़े हो गए। मुखर घाट की खास की सूचना पर हमने एक मोटरसाइकिल सवार के बीच में इकट्ठा धरा हुआ था, 2 आदमी थे, उन्हें रोका। जो हमने SHO सोना सिटी को भी फोन द्वारा सूचना दी गई तो वही मौके पहुंचे और उन्हें काबू किया गया। करीब कितना इन पे मिला है गांजा? 30 किलो के लगभग माल मिला था। करीब मार्केट में कितना प्राइस होगा इसका? ये तो बता रहे हैं कि हम 8,000 रुपए किलो के हिसाब से खरीद कर लाए हैं और हम 12,000 रुपए किलो के साथ बेचते हैं। तो इसमें कुछ और पूछताछ में कुछ और भी सामने आया? कब से काम करते थे या इससे पहले भी कोई इस चीज में? 4-5 महीने पहले इस काम स्टार्ट किया है। मेवात से जहाँ से माल लेकर आए हैं उसकी तफ्तीश जारी है। तो सर क्या इसमें ये लोग, इन पर पहले भी कोई मामले दर्ज हैं जो पकड़े गए? पहले मामले दर्ज नहीं है, जो अभी नहीं हुआ है। तो कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज किया इसमें? ये NDPS एक्ट के खिलाफ दर्ज किया है। चलिए मैं रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना को लेकर उत्तर भारत से भयावह खबरें सामने आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को दर्ज हुए आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जिन राज्यों में कोरोना के मरीज कम होने लगे थे, वहां पर एक बार फिर से सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसमें हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हालात सबसे ज्यादा बिगड़ने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 1 सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में 50% सक्रिय पॉजिटिव मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई है, जबकि कश्मीर में भी ये प्रतिशत बढ़ा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में दोनों राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। पिछले सप्ताह तक पूरे देश में सक्रिय मामलों की तुलना में उत्तर भारत देश के अन्य राज्यों से ज्यादा बेहतर था, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 1 हफ्ते बाद जुटाए गए आंकड़ों ने तस्वीर एकदम से बदलने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में बीते सप्ताह में 1098 सक्रिय मरीज पूरे प्रदेश में थे, लेकिन ये आंकड़ा जब शुक्रवार को जुटाया गया तो तस्वीर एकदम बदली हुई नजर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 50% सक्रिय मामले बीते 1 सप्ताह में बढ़ गए हैं और ये आंकड़ा शुक्रवार को 1610 तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मामले लगातार कम होते जा रहे थे, लेकिन 1 सप्ताह में 50% से ज्यादा सक्रिय मामलों का बढ़ जाने से रेड जोन में आ जाता है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर बरकरार रखा गया है। ये लगातार 7वीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 22 मई 2020 को नीतिगत दर में बदलाव किया गया था और ये रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। रेपो रेट 4% पर बरकरार है, यानी ग्राहकों को
EMI या लोन की ब्याज दरों पर नई राहत नहीं मिली है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 4.25% पर स्थिर है। रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। ये 4.25% पर है। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच RBI ने ये निर्णय ऐसे समय में लिया है जब मुद्रास्फीति पिछले 2 महीने में लक्ष्य के तहत निर्धारित सीमा से ऊपर पहुंच गई। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और वृद्धि को गति देने के लिए RBI ने ये कदम उठाया है। मालूम हो कि रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है। इसे रिप्रोडक्शन रेट या रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट के कम होने का अर्थ है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के लोन ग्राहकों के लिए सस्ते हो जाएंगे और यदि ये दर बढ़ती है तो सभी तरह के लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन आदि महंगे हो जाते हैं। दरअसल बैंकों के पास जो अतिरिक्त नकदी होती है वह उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा करा देते हैं। जमा राशि पर बैंकों को ब्याज का लाभ मिलता है। जिस दर पर बैंकों में RBI में उनके धन पर ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी राहत भरी हो सकती है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नियमों को काफी आसान बना दिया है। जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के मौजूदा नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक गैर लाभकारी संगठनों, निजी कंपनी और वाहन निर्माता संघों को एक मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र का परिचालन करने की अनुमति होगी। प्रशिक्षण को पूरा होने के बाद ये संस्थाएं ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी कर सकेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। नई सुविधा के साथ ही क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सुविधा भी जारी रहेगी। 2 अगस्त 2021 को जारी बयान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि गैर सरकारी संगठन, कंपनियां, निजी प्रतिष्ठान, ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन, वाहन निर्माता संघ, स्वायत्त निकाय और निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र की मान्यता के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना और सुविधाएं जरूरी हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक आवेदन करने वालों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सेंटर चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंध करने के लिए वित्तीय क्षमता को भी दिखाना होगा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि मनोनीति प्राधिकरण DTC की मान्यताओं के लिए मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के अंदर पूरी होगी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। सड़क हादसे में पीड़ितों के मुआवजे के मामले में त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। इसमें पीड़ितों, पंचायतों, पुलिस और बीमा कंपनियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। देश की सभी 26 बीमा कंपनियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विचार पर सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार एक ऑनलाइन ऐप विकसित करने की प्रक्रिया में है जहां सड़क हादसों के शिकार हुए लोग अपने दावे दर्ज करा सकेंगे, जबकि पुलिस दुर्घटना की रिपोर्ट अपलोड कर सकती है। बीमा कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म पर दावा, याचिकाओं और दुर्घटना की रिपोर्ट का जवाब देना होगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ की समक्ष केंद्र की ओर से एडिशनल बात करेंगे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले फैसलों को वापस ले लिया है। सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद केंद्र ने खुद ही हटा दिया। वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर सरकार ने पहले कानूनी कार्यवाही का प्रावधान रखा था, लेकिन गुरुवार को जो विधेयक पारित किया गया है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को संसद की मंजूरी मिल गई है। संसद में चर्चा का जवाब देते हुए पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने विधेयक के धारा 15 पर चिंता जाहिर की है, लेकिन धारा 14 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा और उन्हें आपराधिक कृत्य के दायरे से बाहर रखा जाएगा। लोकसभा में भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में पिछले कुछ सालों में वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों में यातायात, औद्योगिक प्रदूषण और जैविक कचरे को जलाना आदि शामिल है। इस समस्या से निपटने के लिए एक समेकित संस्था जरूरी थी। इसी उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार देश के पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। NCR क्षेत्र में प्रदूषण का पता लगाने के लिए वायु क्षेत्र की पहचान करना जरूरी है। इसके लिए हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें नवाचार, समाधान, समन्वय हो। यादव ने कहा कि आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व होगा।
इंस्टीट्यूट जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर खेती में रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमें इसका एक समाधान दिया है, बहुत ही सस्ता समाधान दिया है। उन्होंने कैप्सूल बनाए हैं। 1 हेक्टेयर में अगर उनके 4 कैप्सूल गुड़ के और बेसन के घोल में मिला के छिड़क दिए जाएं 1 हेक्टेयर में, तो उसमें वो जो पराली का डंठल होता है जो बड़ा मजबूत होता है वो गल जाता है और उससे उसकी खाद बन जाती है। ये घोल हम कैप्सूल से घोल पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में खुद बनाएगी दिल्ली सरकार। हमने इसका सारा इंतजाम कर लिया है। 5 तारीख से ये घोल बनाना चालू होगा। पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी के अंदर दिल्ली के अंदर लगभग 800 हेक्टेयर ज़मीन है जहाँ पे नॉन बासमती राइस उगाया जाता है, जहाँ पे ये पराली उसके बाद निकलती है और पराली को जलाने की नौबत पड़ती है। तो 800 हेक्टेयर इस ज़मीन के लिए पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट की निगरानी में 5 अक्टूबर से इस घोल को बनाने की तैयारी शुरू की जाएगी। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।